हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने जो टॉपिक चेक करने जा रहे हैं वो इंटीग्रल इक्वेशन का टॉपिक है, होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। अब देखो स्टूडेंट, इसके अंदर जो शब्द यूज हो रहा है होमोजीनियस, तो हमने जब क्लासिफिकेशन किया था फर्स्ट वीडियो, जब आप इसके अंदर देखोगे तो होमोजीनियस फ्रेडहोम इक्वेशन में क्या होता है, वैसे ही इक्वेशन इस टाइप से होती है। जी एक्स एच एक्स जनरल फॉर्म जो इसका होता है इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स टी एफ जी टी डी टी, ये होती है इसकी जनरल। अब फ्रेड होम तो ए टू बी से ही हो जाती है ये, और होमोजीनियस अगर एफ एक्स जीरो हो जाए, ये वाला जीरो हो जाए, और एच एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, वन हो जाए, तो ये हमने पढ़ रखा है पहले से ही, तो हमें पता है कि वो इक्वेशन इस टाइप से लिखी जाएगी। अब इस इक्वेशन का हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। और हम देख पा रहे हैं कि जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसका ऑलवेज सॉल्यूशन अगर जी एक्स को हम जीरो रखेंगे तो इधर भी जीरो कर देगा, ये इधर भी जीरो हो जाएगा, हमेशा सेटिस्फाई करेगा जी एक्स इक्वल टू जीरो होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। तो इसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं या जीरो सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो इसके अंदर लैम्डा का कोई काम नहीं रहेगा क्योंकि ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, तो जी एक्स ऑलवेज जीरो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद में अगर जी एक्स नॉट इक्वल में जीरो हो, अगर इसका सॉल्यूशन जो है वो नॉन जीरो है, तो इस सॉल्यूशन को हम आइगन फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइगन फंक्शन। और जो लैम्डा होगा उसको हम बोलेंगे आइगन वैल्यू। देखो स्टूडेंट, बहुत ही ईजी काम है कि अगर जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है और ये इसका सॉल्यूशन है वन का, तो इसको हम आइगन फंक्शन बोल देंगे, और लैम्डा की जो वैल्यू आएगी उसको आइगन वैल्यू बोल देंगे। अब देखते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें। अगर आपके पास लैम्डा इक्वल टू जीरो आ जाता है, इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ, ये आइगन वैल्यू नहीं है। अगर लैम्डा इक्वल टू जीरो है तो ये आइगन वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे आपका जी एक्स जीरो हो जाएगा, और अगर जी एक्स जीरो है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया। हाँ, एक दूसरी कंडीशन इसकी ये और है कि अगर आपके पास फाइव एक्स सॉल्यूशन है इसका, और उसके कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा नोड जो है इसका आइगन वैल्यू है, तो सी फाइव एक्स भी इसका क्या होगा, आइगन फंक्शन होगा सेम आइगन वैल्यू के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने सी से किसी आर्बिटरी से मल्टीपल कर दिया तो आप कह दो कि ये भी चेंज हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, ये सेम आइगन वैल्यू सेम रहेगा। आइगन फंक्शन आप क्या कर सकते हो, आर्बिटरी कांस्टेंट किसी से मल्टीपल करके चेंज कर सकते हो, बट इसका जो आइगन वैल्यू है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट। और स्टूडेंट जो इसके अंदर के एक्स टी है उसको कर्नल बोलते हैं, आपको पता ही है, ध्यान है, पहले अपने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं जब क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन करा था हमने। थोड़ी सी बात अपने कर्नल के ऊपर कर लें, जो अपने के एक्स टी लिखा था, इसी के ऊपर अपने थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। के एक्स टी क्या है, एक कर्नल के एक्स टी इज कॉल्ड ए सेपरेबल इफ। अब दो प्रकार का होता है ये, सेपरेबल कर्नल और नॉन सेपरेबल कर्नल। तो अब इसके अंदर अगर हम देखें कि कर्नल के एक्स टी अगर सेपरेबल है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, कैन बी रिटन एज ए फाइनाइट सम ऑफ द टर्म्स इन विच इच टर्म इन ए प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन एक्स एंड फंक्शन ऑफ टी। यानी कि ये कहता है कि अगर इस पूरे के एक्स टी को हम क्या कर दें, एफ आई और जी आई, एक्स और टी के फंक्शन में फाइनाइट नंबर्स तक हम इसको अगर लिख सकते हैं, तो सम के रूप में अगर लिख सकते हैं इनके प्रोडक्ट के, तो इसको सेपरेबल कर्नल बोलेंगे। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो नॉन सेपरेबल बोलेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ई की पावर एक्स प्लस टी है, के एक्स टी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स ई की पावर टी, और देखो ये वन टाइम ही है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सेपरेबल कर्नल है। अगर हमारे पास के एक्स टी ऐसे दिया हुआ है, ई की पावर एक्स टी, अगर आप हमसे पूछता है तो हम कह देंगे नॉन सेपरेबल है। अब ये कैसे बोला हमने, ये भी आपको क्लियर करते हैं। इसको हम नॉन सेपरेबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब इसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिख तो सकते हैं इसको, फाइनाइट्स प्रोडक्ट, इन दोनों को अलग नहीं करा जा सकता, पावर का मल्टीपल है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सेपरेबल हो जाएगा। ऐसे ही आप एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपके पास के एक्स टी कोस एक्स स्क्र प्लस टी स्क्वायर है, इसको आप क्या लिख सकते हो, कोस एक्स स्क्र कोस टी स्क्र माइनस साइन एक्स स्क्र
साइन टी स्क्वायर, तो लिखा जा सकता है इसको। तो ये क्या हो गया, एक्स का फंक्शन हो गया और ये टी का फंक्शन हो गया, ये एक्स का फंक्शन, ये टी का फंक्शन, और फाइनाइट सम के रूप में लिखा जा सकता है। अगर हमें कहते हैं कि के एक्स टी हमारे पास है कोस एक्स टी, तो इसको हम नहीं लिख सकते। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेपरेबल कर्नल हो जाएगा, ये नॉन सेपरेबल हो जाएगा। तो पहले तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, सेपरेबल और नॉन सेपरेबल के। अगर तो आप किसी भी कर्नल को एफ एक्स और जी टी के प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर फाइनाइट नंबर में अगर आप लिख सकते हो, तो आप क्या कह सकते हो कि वो सेपरेबल है या डीजेनरेट है, अदरवाइज वो नॉन डीजेनरेट या नॉन सेपरेबल आप उसको कह सकते हो। तो आगे चलते हैं। उसके बाद में सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड विद सेपरेबल कर्नल। अब ये कह रहा है कि उस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करो जिसमें सेपरेबल कर्नल हो। सेपरेबल कर्नल हम पढ़ चुके हैं, इस टाइप का जिसमें इस प्रकार का सेपरेबल कर्नल हो, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो एक बात का तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो किस टाइप से होगा, ये हमें कर्नल बता देगा। अगर सेपरेबल कर्नल है तो हम ये वाला मेथड लगाएंगे जो भी हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखो, ये हमारे पास इक्वेशन दे देगा और हमें पता है कि जो हमारा कर्नल है ये के एक्स टी वो सेपरेबल है, तो इसका मतलब इसको एफ आई एक्स और जी आई टी के फॉर्म मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है फाइनाइट सम में। तो हमने इसको लिख लेना है ऐसे, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है के एक्स टी की, ये हमने इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देनी है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, एफ आई एक्स को अलग कर लेंगे, जी आई टी वाई टी वाला फंक्शन एक ऐसे लेट कर लेंगे इसको। इस पूरे को हम लेट करते हैं सी आई से। ये क्वेश्चंस में भी ऐसे ही चलेगा, किससे लेट कर लेंगे, सी आई से। अब आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। अब ये कहता है कि जब इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको g1x, g2x और gn(x) से जो इसकी लेफ्ट साइड है उस साइड में मल्टीपल करेंगे और a टू b इंटीग्रेट लिमिट लेके इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड में। और जैसे हम करेंगे तो कुछ हमारे पास इस टाइप की इक्वेशंस आ जाएंगी। जब हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आ जाएंगी तो हम इन इक्वेशंस को 1, 2, 3 और 5 लिख लेंगे gn तक। अब देखो स्टूडेंट, इसके अंदर जो हमारे पास बना है सी आई, देखो सी आई सब में रहेगा। इसके अंदर देखो g1x एफ आई एक्स डी एक्स, g2x एफ आई एक्स जी एक्स डी एक्स और gn तक है, ये चेंज हो रहा है हमारे पास 1, 2, n तक। तो हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे को जी आई एक्स एफ आई एक्स डी एक्स लेट कर लेंगे। ये जो टर्म है हमारे पास इतनी सी, अल्फा जे आई। अब जब इसको हमने लेट कर लिया यहाँ पे अल्फा जे आई, और ये हमारे पास क्या है, इधर वाली साइड भी क्या हो जाएगा, ये g1x y(x) dx है। अब ये पूरा जब हम करेंगे इसको 1, 2, 3 वैल्यू रख के, तो हमारे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशंस आएंगी। 3 ये देख सकते हो आप, इस टाइप की इक्वेशंस आएंगी। अब ये इक्वेशंस आ कैसे रही हैं, अगर आपको ये पूछना है तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हम उसको रखेंगे ना, जी आई की वैल्यू तो 1 है, आई की वैल्यू चेंज करेंगे जैसे जैसे हम, क्योंकि जी की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये हमारे पास अल्फा 1, 1, अल्फा 2, 2 सॉरी 1, 2 और अल्फा 1n तक जाएगा cn इक्वल टू 0। तो हमारे पास ओनली आई चेंज होगा, जे की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये जे है सॉरी 1 है। यहाँ पे देखो जे की वैल्यू 1 रखी हुई है पहले से। तो ये हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी, ये क्वेश्चन में आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये इक्वेशंस हमारे पास बन जाएंगी। अब ये जो इक्वेशंस हमारे पास बनी, ये होमोजीनियस इक्वेशंस हैं क्योंकि इक्वल टू 0 है। तो इक्वल टू 0 होता है तो हम डिटर्मिनेट वाला रूल लगाते हैं इनकी C1, C2, Cn की वैल्यू फाइंड करने के लिए। जैसा कि आप 12th क्लास में ये मेथड आप यूज करते थे। इनकी जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी उसको हम डी लैम्डा से शो करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनी, इसकी डिटर्मिनेट बनेगी। अब इस डिटर्मिनेट की वैल्यू अगर नॉन जीरो हो जाती है और हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन हो, इस टाइप का क्वेश्चन बना है Ax इक्वल टू अगर 0 हो,
तो ए का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो हो जाए तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, यानी कि सब सारे के सारे C1 से लेकर Cn तक सारे के सारे ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और अगर ये जीरो हो जाते हैं तो आपके पास कौन सा सॉल्यूशन आता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है। और ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हम इतना काम नहीं कर रहे, क्योंकि ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमें पता ही है, होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर की जो होमोजीनियस है फ्रेडहोम इक्वेशन है उसका Gx इक्वल टू जीरो, तो उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होता ही है। अब हमारे पास अगर ये डी लैम्डा नॉन जीरो आए, क्या है, सॉरी डी लैम्डा इक्वल टू जीरो आता है, तो इसमें भी हमारे पास दो ही केस होते हैं, इक्वल टू जीरो बने जब, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है हमें, क्या देता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसका मीन्स जब हम इस डी लैम्डा को जीरो के ऊपर रखेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज आएंगी, और उन वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यूज, और जो वहां से हमारे पास क्या आएंगे, फंक्शंस, उन्हें हम आइगन फंक्शंस बोलेंगे। तो इसका मतलब नॉन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वहां से क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो इस टाइप से ये पूरी प्रोसेस है। अब इसको इस टाइप से याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये दो बातें आपको याद रखनी है, कई बार आपसे पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जब डी लैम्डा नॉन जीरो होता है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है, और जब डी लैम्डा इक्वल टू जीरो होता है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन से आपको ये, जैसे आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये कह रहा है कि फाइंड दी आइगन फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें इसका कर्नल चेक करना है, के एक्स टी ई की पावर एक्स प्लस टी, और हमें पता चल गया कि ये कर्नल जो है सेपरेबल है। और अगर कर्नल सेपरेबल है तो इसका मतलब हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, उस मेथड से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट कर देना इधर, ई एक्स टी ई टी जी टी डी टी लैम्डा। अब ई एक्स का कोई काम नहीं है इधर, तो ई एक्स को मैंने बाहर कर लिया, 0 to 1 ई की पावर टी जी टी डी टी, इधर हमारे पास जी एक्स इक्वल टू चल रहा है। अब ये एक ही है आपके पास, देखो, तो इसको आपने क्या लेट कर लेना है, सी लेट कर लेना। अगर दो होते तो C1 प्लस C1 C2 कर लेते, तीन होंगे तो C1 C2 C3 कर लेना। तो हमारे पास जो C है वो क्या आ गया, 0 to 1 ई की पावर टी जी टी डी टी जी एक्स इक्वल टू। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने, C की वैल्यू वाले को इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास जी एक्स इक्वल टू लैम्डा ई की एक्स सी पड़ा है, उसको हम यहाँ पे रखेंगे टी की फॉर्म में, ई की पावर टी लैम्डा ई की पावर टी सी डी टी। तो हमारे पास C 0 to 1 ई की पावर 2t डी टी, लैम्डा इधर निकल जाएगा C। इसको हमने सॉल्व करा तो हमारे पास क्या आ गया, ई की पावर 2t अपॉन 2 0 to 1, या C इक्वल टू लैम्डा C 2 ई की पावर 2 माइनस ई की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो दो कंडीशन बनती हैं। अगर यहाँ से हम चेक करें इसको, तो C को हम एक तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं दोनों को, तो हमारे पास बनता है 2 माइनस लैम्डा ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये बन गया, तो इसके अंदर दो सिचुएशन बन सकती हैं कि अगर हम C को 0 लेते हैं, अगर हम C को 0 लेंगे, ठीक है, तो ये वाला जो सॉल्यूशन है हमारे पास Gx, ये क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब जब Gx 0 है तो लैम्डा 0 हो ही जाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस ये बनता है कि अगर हम C को नॉन जीरो ले लें, क्योंकि अगर हम C को 0 ले लेते हैं तो हमारे पास Gx अपने आप ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन बनती है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें तो Gx नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो, उसके लिए लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम C को नॉन जीरो मानते हैं तो इसका मतलब ये वाली पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो 0 होगी तो हमारे पास 2 माइनस लैम्डा ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 2 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। आ गया ना स्टूडेंट। तो ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आई, और इसको हम क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू। और आइगन फंक्शन जो हमारे पास रहेगा Gx, वो क्या हो जाएगा, इसमें हम वैल्यू रख देंगे, लैम्डा की वैल्यू रख दो आप, कितनी आई है 2 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1
सी की जगह सी ई एक्स, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये आपके पास क्या हो गया, आइगन फंक्शन। हमारे पास जो ई की एक्स है वो क्या हो जाएगा, आइगन फंक्शन, और 2/e² - 1 क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू। ई की एक्स तो हो जाएगा आइगन फंक्शन, और 2/e² - 1 क्या हो जाएगा, आइगन फंक्शन। ये वाला हमारे पास आइगन वैल्यू। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।